प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 हिंदी। और जो हमारी पुस्तक है उसका नाम है वसंत भाग 3। जो हमारा प्रथम पाठ है वह एक कविता है, उसका नाम है ध्वनि। ये जो ध्वनि कविता है इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और जब आप पैराग्राफ करते हैं तो उसके प्रसंग और व्याख्या में आपको कवि और कविता का नाम लिखना होता है। तो इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि सूर्य जब उदय होते हैं तो उनके प्रकाश में क्या नहीं होती, ध्वनि नहीं होती। तो ध्वनि और सूर्य, इस तरह से आप इसकी ट्रिक बनाएं। सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इस कविता का जो मूल भाव है वह है कि प्रत्येक जीव एवं चराचर में चर अर्थात जो विचरण कर सकता है और अचर जो स्थिर है विचरण नहीं कर सकता में नव जीवन एवं खुशियों का संचार करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्तियों का जो जीवन है वह निरुत्साह से पूर्ण होता है, अर्थात वो निरुत्साहित रहते हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं होता, कोई उमंग नहीं होती, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। वो एक पतंग की भांति कभी इधर हिचकोले खाते हैं, कभी उधर हिचकोले खाते हैं। अगर उनका एक लक्ष्य हो तो फिर वो एक निर्धारित दिशा में गति से बढ़ते हैं और उन्हें पता भी लगता है कि उन्होंने कितना अर्जित किया है और कितना उनका कार्य अभी शेष रहता है। तो आइए आज हम इसी कविता में यह देखेंगे कि कवि किस प्रकार से प्रकृति का सहारा लेकर के हमारे जीवन में नए जीवन का संचार करना चाहता है। प्रकृति का कैसे सहारा लेता है, प्रकृति के बारे में क्या कहता है और उसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है, यह आप इस कविता में देखेंगे। यह कविता मूलतः प्रतीकार्थक है। प्रतीकार्थक का मतलब होता है जैसे हमारा जो तिरंगा झंडा है उसके 3 रंग किसी न किसी चीज के प्रतीक हैं। जैसे हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार से जो केसरिया है वह त्याग का प्रतीक है। तो इसी प्रकार से यह कविता जो है वह प्रतीकार्थक है। हम पहले इसका जो सामान्य अर्थ है वह पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर छुपे हुए गहरे अर्थ को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें कवि पहले कहता है कि उसके वन में वसंत आया है। अब कवि का स्वयं का कोई वन नहीं हो सकता, आप जानते हैं। तो वन जो है, यहां देखें, कवि के वन में कौन आया है, वसंत आया है। ये है वसंत। तो अब हमें देखना यह है कि वन का क्या अर्थ है और वसंत क्या है। ये वन है हमारा हृदय रूपी वन। तो वन किसका प्रतीक है, हृदय का। और ये जो वसंत है ये प्रतीक है खुशियों का। वसंत किसका प्रतीक है, खुशियों का। तो इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि हमारे वन रूपी हृदय में खुशियों रूपी वसंत आया है। तो इस प्रकार से जब वसंत आता है, वसंत एक ऋतु है, सभी ऋतुओं का यह ऋतुराज माना जाता है। इसमें नाग पंचमी आती है और होली जैसे त्योहार, रंगों के त्योहार आते हैं। इसीलिए कवि ने वसंत का चुनाव किया है कि वसंत ऋतु आने पर ये जो फूल पेड़ पौधे हैं ये सब नए नए पत्तों, नए नए कोंपलों और मंजरियों से, जिनके आगे फिर फल बनते हैं, उनसे लद जाते हैं। तो अभी हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो आप उसे दत्तचित्त होकर के ध्यान से सुने, समझें, शब्दार्थों को लिखें और फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। पहला जो हमारा पैराग्राफ है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दार्थ देखें, अंत होता है मृत्यु। वन को मैंने बताया था हृदय रूपी वन, मृदुल होता है कोमल, दयामय, सुकुमार, और वसंत का यहाँ प्रतीक है खुशियां। तो कवि देखिए प्रसंग क्या बनता है इसका कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित, संकलित का अर्थ होता है कि उसमें यह रखी गई है, इनका संकलन किया गया है, कविता ध्वनि से ली गई है। कविता का नाम दे दिया, पुस्तक का नाम दे दिया और अब कहते हैं इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में कवि ने निराश हताश जीवन में खुशियां भरने की बात की है।
ताकि वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके। कवि ने यहाँ प्रकृति का सहारा लेकर अपनी बात स्पष्ट की है। तो इस प्रकार से पूरी कविता के बारे में ना बताकर उसका प्रसंग अर्थात क्या उसमें आगे होने वाला है उसका विवरण दिया है। तो यहाँ देखें, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में कौन आया है? वसंत आया है, अर्थात मेरे हृदय रूपी वन में वसंत रूपी खुशियां आई हैं, तो अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है? व्याख्या में देखिए, कवि निराला कहते हैं कि अभी उनका अंतिम समय नहीं आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी उनकी मृत्यु नहीं आई है। कवि इसका कारण बताता हुआ कहता है कि अभी तो उसके वन रूपी हृदय में दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम और नाजुक वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ आ जाने एवं पा लेने के बाद अभी उसकी मृत्यु नहीं आ सकती। कवि के कहने का अभिप्राय है कि अभी तो उसके जीवन में नवीन खुशियों का संचार एवं प्रसार हुआ है, अतः अभी उसका जीवन एवं खुशियां समाप्त नहीं हुई हैं। विशेष क्या है इसमें? कवि ने जीवन में खुशियों रूपी वसंत के आने की बात की है। ये जो वसंत है उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय है खुशियां। ये ध्यान रखना है। कवि मृत्यु को दूर तक न आने की बात कहता है। तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। तत्सम होते हैं बच्चों संस्कृत वाले शब्द, और तद्भव होते हैं कि उनसे यों के यों जब हिंदी में वो शब्द ले लिए जाते हैं संस्कृत से कुछ बदल करके, जैसे रात्रि को हिंदी में रात बोल दिया जाता है, दुग्ध को दूध बोल दिया जाता है, अर्थात तत् उनसे या उनका बिगड़ा हुआ रूप जो है संस्कृत वालों का वह तद्भव होता है। भाषा जो इसमें है वह सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप है। उसके बाद में हमारा पैराग्राफ देखें। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पहले शब्दार्थ देखते हैं। पात का अर्थ होता है पत्ते, गात का मतलब शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कोमल नर्म या नाजुक, कर होता है हाथ, कर पानी हाथ, ठीक है। फेरूंगा होता है सहलाना, निद्रित होता है सोई हुई, और प्रत्यूष का अर्थ है प्रभात या इसे सूर्य भी कहते हैं। मनोहर का अर्थ है मन को जीत लेने वाला। तो प्रसंग हमारा यथावत रहेगा यों का यों, और यहाँ इसका अर्थ देखें कि हरे हरे ये पात, पात यानी ये पत्ते कौन हैं? हरे हरे हैं। कहाँ हैं? ये जंगल में है, वन में है, और उनमें डालियां भी हैं। कलियां अर्थात पुष्प का न खिला हुआ भाग, अर्थात वो जो कली है उसे बोला गया है, और उनका गात जो यानी शरीर है वह कैसा है? कोमल है। यह कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। कवि कहता है कि मैं अपना स्वप्न जैसा कोमल मृदुल मुलायम कर यानी जो हाथ है वो फेरूंगा, वो सहलाऊंगा। किन के ऊपर? निद्रित कलियों पर, जो सोई हुई कलियां हैं। मैं अपना स्वप्न जैसा कोमल और मृदुल मधुर जो हाथ है उसका स्पर्श करूंगा, और जगा एक प्रत्यूष मनोहर। मनोहर होता है सुंदर, और प्रत्यूष आपने देखा प्रभात या सूर्य, जगा का मतलब जगा दूंगा, अर्थात मैं उनके जीवन में या तो सूर्य को प्रकट कर दूंगा यह कह सकते हैं, या उन कलियों को प्रत्यूष यानी एक अच्छी सुंदर प्रभात में मैं उन्हें जगा दूंगा। इनके माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि जो युवा हैं उनको कलियां माना गया है, मैं उनको जगा दूंगा, उन्हें प्रेरित कर दूंगा ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब इसकी व्याख्या इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। कवि निराला प्रत्येक जीव एवं चराचर में नव जीवन एवं खुशियों का संचार करना चाहता है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि चारों ओर वृक्षों पर हरे हरे पत्ते और डालियां हैं, पौधों पर कलियां खिली हुई हैं, इन सब के शरीर अत्यंत कोमल हैं। निराला कहते हैं कि मैं अपने सपनों को कोमल हृदय बनाकर सोई हुई कलियों पर अपना हाथ सहलाऊंगा। यहाँ क्या आया था कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी मेरा जो हाथ है
वो उन कलियों पर मैं सहलाऊंगा, लेकिन कैसा हाथ है? स्वप्न जैसा कोमल है। जैसे स्वप्न कोमल होते हैं, छोटी सी आहट पाकर टूट जाते हैं, उसी प्रकार से यह कोमल हाथ फिरा करके उन सोई हुई कलियों को एक प्यारे से प्रातः काल में जगा देना चाहता है, या उनके लिए एक नया सूर्य जो है लाना चाहता है। इन सबके शरीर अत्यंत कोमल हैं। निराला कहते हैं कि मैं अपने सपनों को कोमल हृदय बनाकर सोई हुई कलियों पर अपना हाथ सहलाऊंगा, उस पर मन को खुशी देने वाले सूर्य को लाकर उन्हें जगाने का प्रयत्न करूंगा। कवि कलियों पर हाथ फेरने के माध्यम से कहना चाहता है कि वह मुरझाए तथा निराश चेहरों पर सूर्य रूपी खुशी का संचार करना चाहता है, अर्थात उनके चेहरे पे एक चमक आ जाए, सूर्य की तरह उनका चेहरा देदीप्यमान होकर चमकने लगे, वो मुरझाए हुए ना रहें, यही कवि का प्रयत्न है। कवि विशेष क्या है इसमें? कवि जनमानस को खुशी देने के लिए अपने सपनों को उनके लिए अर्पित करना चाहता है कि कवि के स्वयं के जो सपने हैं, कवि जो स्वयं जिस दृष्टि से संसार को देखना चाहता है, उसी दृष्टि से उसके श्रोता या पाठक गण भी देखें। तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग है, यानी संस्कृत के भी शब्द हैं और उनसे बिगड़कर यानी अपभ्रंश रूप भी, तद्भव रूप भी इसमें आए हैं। प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं भाव के अनुरूप है। आगे कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहां देखें, पुष्प पुष्प से, फूल फूल से, तंद्रालस होता है नींद से अलसाया हुआ, लालसा होती है इच्छा, अर्थात जो फूल नींद में अलसाए हुए रहते हैं, मैं उनका वो अलसायापन, आलसीपन जो है वो खींच लूंगा। और अपने नव जीवन का अमृत, यानी मेरे जो जीवन के अंदर जो मेरा नया अमृत है, अर्थात मेरे नए विचार, मेरी भावनाएं, मेरी प्रेरणाएं हैं, उन सब से मैं उन्हें सींच दूंगा, अर्थात वो मेरे स्वप्न जो हैं वो अर्पित कर दूंगा। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा, अर्पित कर दूंगा। और जो ये फूल हैं, उनका जो तंद्रालस यानी नींद से वो जो अलसाए हुए हैं, उनकी वो इच्छा मैं खींच लूंगा। तो इस प्रकार से कवि हमें प्रेरित कर रहा है। शब्दार्थ एक बार दोबारा से देख लें। पुष्प, फूल, तंद्रालस, तंद्रा या ऊंघ के कारण होने वाला आलसीपन, लालसा होता है चाहत, लालच, अमृत यानी खुशियां, द्वार दरवाजा, अंत अंतिम समय, और अनंत असीम। तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। किनको द्वार दिखा रहा है? कवि दिखा रहा है पुष्प को, अर्थात आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को जो है वह द्वार दिखा रहा है। किस चीज का? तरक्की का। ठीक है मेरे वे जहां अनंत, मेरे जहां पर स्वयं के इष्ट हैं, मैं उनका जो है उनको द्वार दिखा दूंगा। या मेरे जो अनंत स्वप्न हैं, मेरी जो अनंत इच्छाएं हैं, विद्यार्थी उसी प्रकार से अपनी भी इच्छाएं, अपने भी जो है वो उद्देश्य रखें और उनको प्राप्त कर पाएं, ऐसा द्वार मैं उनको दिखा दूंगा। और कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत फिर अभी कैसे हो सकता है। यहाँ व्याख्या जो है आप फिर से एक बार देख लें। निराला अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक फूल से ऊंघ के कारण होने वाले आलस्य की चाहत को वह एकदम खींच लेंगे, वह फूलों के आलसीपन को एकदम दूर करके रहेंगे, वह उनमें नवीन चाहत डालेगा। इसके लिए कवि उन फूलों के जीवन में अपनी खुशियों का अमृत सहर्ष रूप से सींच देगा। कवि बड़ी भावुकता तथा प्रेम से फूल रूपी मानव के लिए, फूल यहाँ किसका प्रतीक है? मानव के लिए अपने प्रत्येक खुशी एवं सुख को अर्पण करना चाहता है। कवि पुनः कहता है कि फिर वह उन्हें वह दरवाजा दिखा देगा जहां खुशियां ही खुशियां हैं। कवि कहता है कि वह तो अत्यंत असीम तथा दूर तक फैला हुआ है, इस समय अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और सही कहा है, जिसके जीवन में इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना साहस हो, फिर उसका अंत कैसे हो सकता है। विशेष है कि कवि अपने जीवन के अमृत को अन्य जीवों में बांटना चाहता है। अमृत क्या है? खुशियां। तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द भी हैं।
तद्भव उनसे बिगड़े हुए जो शब्द हैं हिंदी में जिनको अब बोला जाता है उनका भी प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज एवं भावों के अनुरूप है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से इस ध्वनि कविता ने हमें प्रेरित किया, हमारे अंदर एक नवीन उत्साह उमंग उसका संचार किया और कवि जो है वह आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के जीवन में किस प्रकार से उत्साह खुशियां लाना चाहता है। और ये हृदय जो है वह किसका प्रतीक माना है, वह वन का प्रतीक माना है। और जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, वह किसका प्रतीक माना है, वसंत का प्रतीक माना है। उसी प्रकार से जैसे पुष्पों के अंदर फूलों की कलियां निकल के आती हैं, आपके अंदर भी नई नई आशाएं प्रस्फुटित होती हैं। तो इस प्रकार से आप इस कविता का अध्ययन करें और समय पे अपने कार्य को करें। और कल जो है हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये जो आप लेसन को पढ़ेंगे उसको पॉज कर लें, दोबारा से सुने, लेकिन आप तैयारी जो है अपनी अच्छी करें, शब्दार्थों को याद रखें और इस प्रकार से अपना भी एक लक्ष्य बनाएं। क्योंकि जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक यह कविता अधूरी है, यह अपना पूर्ण अर्थ जो है आपको नहीं दे पाएगी। तो इसलिए आप कवि की बात को माने, आप भी उनसे प्रेरित हों, उनकी प्रेरणा आपके जीवन में आए और इस कोरोना महामारी का जो है अपना बचाव रखें और हैंड जो है सैनिटाइज रखें, दूसरों से बचें, मास्क लगाएं। धन्यवाद।